हेलो बच्चों, वेलकम टू द केमिस्ट्री क्लास। तो ये है यूपी बोर्ड अनसॉल्व पेपर सोल्यूशन का सेट नंबर 4। तो हमने पिछले 3 लेक्चर में हमने सेट नंबर 1, सेट नंबर 2 और सेट नंबर 3 किया था। आज देखते हैं सेट नंबर 4। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन से। तो क्वेश्चन नंबर सबसे पहले पहला का कब पूछा है कि शुद्ध जल की मोलरता कितनी होती है। तो शुद्ध जल की मोलरता का फार्मूला होता है m बराबर W बटा एम वी। और ये W बटा भी का मान हमको पता है कि जल के लिए होता है 1000, और जल के लिए M का मान जो होता है 18। तो 1000/18, और इसका हम लोग डिवाइड करेंगे तो 55.55 समथिंग आएगा। तो इसको लिख सकते हैं हम लोग 55.56। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसके लिए सेकेंड, 55.56 मोल पर लीटर। दूसरा है कि विशिष्ट चालकत्व की इकाई क्या होती है। तो विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को ही, तो विशिष्ट चालकत्व को सी से नोट करते हैं 1/रो। तो रो का जो मात्रक होता है ओम इंटू सेंटीमीटर होता है, अगर मीटर हो तो मीटर। तो इसका उल्टा कर देंगे तो बन जाएगा ओम इनवर्स और सेंटीमीटर इनवर्स। तो इसके लिए ऑप्शन नंबर हो जाएगा थर्ड। तीसरा घ वाला क्वेश्चन है। जो ग वाला क्वेश्चन था वो आउट ऑफ सिलेबस हो गया था। तो घ वाला क्वेश्चन है रंगीन आयनों का निर्माण निम्न में से किस कारण होता है। तो हम जानते हैं डी और एफ ब्लॉक चैप्टर से है। तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन को होता है जिसमें डी और डी ट्रांजिशन होता है, मतलब डी वाला इलेक्ट्रॉन डी में ही इंटर करता है, बस लो एनर्जी से हायर एनर्जी में जाता है, जिसकी वजह से कलर शो होता है। अगला है अंगा वाला क्वेश्चन कि अभिक्रिया RCOO ये सिल्वर का लवण है, Br2 + CCl4 के साथ कराता है तो Rb, और इसके साथ एक ये भी CO2 + AgBr भी निकलता था। अगर ध्यान हो तो यह हुंस डीकर अभिक्रिया है। बस हमें डायरेक्ट पता होना चाहिए कि अभिक्रिया कौन है, उसका हमें नेम पता होना चाहिए। अगला है च वाला क्वेश्चन कि एमिनो अम्ल निम्न में किसके निर्माण की संरचनात्मक इकाई है। तो इसमें है कि जब हम ढेर सारे एमिनो एसिड मिलाते हैं तो प्रोटीन का निर्माण होता है। लगभग 20 एमिनो एसिड मिलकर एक प्रोटीन का निर्माण करता है, जिसमें 10 एमिनो आवश्यक एसिड होते हैं और 10 हम बाहर भोजन से लेते हैं अनावश्यक वाले। अगला क्वेश्चन हमारे पास न्यूमेरिकल है कि एक अवाष्पशील पदार्थ है जिसका मोलर द्रव्यमान हमें दे रखा है 40 ग्राम पर मोल, मतलब उसका अणु भार ही दिया हुआ है कि उस द्रव्यमान की गणना करना है। तो W पूछा हुआ है, जिसे 114 ग्राम ऑक्टेन में घुलने पर उसका वाष्प दाब 80% तक कम हो जाए। तो आइए इसे देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। तो इसे सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि इसमें जो विलेय दिया है वो छोटा W का मान दिया है 40 ग्राम पर मोल, और जो कैपिटल W है उसका वैल्यू दिया हुआ है 114 ग्राम, और जो ये 80% दिया हुआ है कि उसका वाष्प दाब घोलने पर कम है, तो ये PS की वैल्यू दी हुई है। तो 80% कम हो गया इनिशियल का, तो P नॉट उसको शुरुआती मान लेते हैं इनिशियल वाले का। तो PS की वैल्यू हमें यहाँ से पता चल गई 0.8 P नॉट। अब यहाँ से हमें ऑक्टेन का फार्मूला पता होना चाहिए कि हम जानते हैं कक्षा 10 में पढ़े थे कि CnH2n+2 होता है एल्केन का फार्मूला। तो ऑक्टेन के लिए n बराबर रख देंगे हम यहाँ पे 8, तो हो जाएगा C8, और यहाँ पे 8 दूना 16 दू 18। अब हम लोग इसका यहाँ से अणु भार निकाल लेते हैं कैपिटल M। तो कैपिटल M यहाँ से निकालेंगे तो ये आ जाएगा, एक कार्बन का 12 होता है तो 8 कार्बन का 12/96, और 96 और 18 को जोड़ेंगे तो 114 आएगा। ये भी ग्राम पर मोल इसको लिख सकते हैं। तो यहाँ से हम राउल्ट के नियम का पालन करेंगे। P नॉट माइनस PS अपॉन P नॉट इक्वल टू, यहाँ पे N अपॉन N प्लस कैपिटल N होता है, तो इसे हम लिख सकते हैं W बटा M, और नीचे भी लिख सकते हैं W बटा M और प्लस कैपिटल W बटा कैपिटल M। तो P नॉट की वैल्यू हमको पता नहीं, PS की वैल्यू पता है 0.8 P नॉट, और नीचे भी P नॉट लिख देंगे बराबर, ये W का मान हमें निकालना है। सॉरी, यहाँ पे ये जो W न दिया है ये वाला,
ये स्मॉल एम दिया है क्योंकि ग्राम पर मोल इसका मात्रक होता है, न कि डब्लू का, क्योंकि डब्लू यहाँ पे लिख देते हैं क्वेश्चन मार्क है, क्योंकि डब्लू हमसे स्मॉल डब्लू पूछा हुआ कितना द्रव्यमान उसको चाहिए। तो यहाँ पे हो जाएगा, इसका वैल्यू दिया हुआ 40, नीचे भी हो जाएगा डब्लू अपॉन 40 और प्लस यहाँ पे 114/114 हो जाएगा। तो आगे देखते हैं इसके बाद कि कितना होगा। तो यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 0.2 पी नॉट, और नीचे भी पी नॉट है, और इधर करेंगे तो W/40 और नीचे W/40 प्लस 114 में 114 का भाग देंगे, ये पी नॉट से पी नॉट कट गया 0.2, और इधर इसको लिख सकते हैं 0.025 W, और नीचे भी वही लिख सकते हैं 0.025 W प्लस 1। हमने इसमें W में जो उसके बगल में 1 है उसमें 1 में 40 का भाग दे दिया, W को हमने अलग से लिख लिया। अब इधर मल्टीप्लाई करेंगे, इधर तो 0.2 तो रहेगा, 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.005 आ जाएगा, और इधर 0.025 W। कैलकुलेशन आप देख लीजिएगा। तो यहाँ से W की वैल्यू जब हम सॉल्व करके निकालेंगे तो ये लगभग मतलब एक्यूरेट 10 ग्राम इसका आंसर आ जाएगा। मतलब जो अवाष्पशील पदार्थ है हमें वो 10 ग्राम की जरूरत पड़ेगी। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल हमारे पास है कि निम्नलिखित सेल के लिए मानक ईएमएफ की गणना करना है। तो मानक ईएमएफ का मतलब होता है ई नॉट सेल। तो ई नॉट सेल हमसे पूछा हुआ है तो हमको फार्मूला पता है। ई नॉट सेल बराबर होता है ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड। तो अगर कोई सेल दिया हो तो इसमें जो पहला वाला सेल होता है ये वाला एनोड होता है, दूसरा वाला कैथोड होता है। तो बहुत छोटा सवाल है। ई नॉट सेल बराबर हो जाएगा, तो कैथोड की वैल्यू ये दी हुई है 0.34 माइनस, और यहाँ पे ये माइनस है, यहाँ पे ये बना हुआ, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो यहाँ पे लिख देंगे 0.76, इन दोनों को जोड़ देंगे तो आ जाएगा 1.1 वोल्ट आ जाएगा। ये इसका आंसर हो गया। अगला है कि कोलराउस का नियम क्या है, इसका अनुप्रयोग लिखना है, उदाहरण सहित इसको समझाना है। तो देखते हैं इसका नियम क्या होता है। तो कोलराउस के नियम के अनुसार कह सकते हैं कि अनंत तनुता पर किसी विद्युत अपघट्ट की मोलर चालकता का मान उस विद्युत अपघट्ट के धनायन तथा ऋणायन की मोलर चालकताओं के योग के बराबर होता है। सपोज दैट हमारे पास अगर कोई विद्युत अपघट्ट है, चाहे दुर्बल ले ले चाहे प्रबल ले ले, तो सपोज दैट एक एसिटिक एसिड है, ऐसे डिनोट करते हैं हम लोग लेमडा एम से, अनंत तनुता का मतलब यहाँ अनंत लगा देंगे। इसको जब ब्रेक करेंगे तो ये टूट जाएगा CH3 COO माइनस में और प्लस H प्लस में। तो जब इसे लिखेंगे तो लेमडा एम यहाँ इन्फिनिटी, यहाँ पे CH3 COOH अब बराबर हो जाएगा लेमडा एम इन्फिनिटी CH3 COO माइनस प्लस लेमडा एम इन्फिनिटी H प्लस। ये इस कोलराउस का ये नियम हो जाएगा। या अगर यहाँ पे अगर NaCl होता तो NaCl को जब ब्रेक करेंगे तो Na प्लस और Cl माइनस में ब्रेक हो जाएगा, तो यहाँ पे बस लगा देंगे लेमडा एम इन्फिनिटी, यहाँ भी लगा देंगे लेमडा एम इन्फिनिटी, और इसके बगल में भी यहाँ भी लगा देंगे लेमडा एम इन्फिनिटी, और बीच में लगा देंगे प्लस। ये हो गया कोलराउस का नियम। इसका अनुप्रयोग है कि पहला अनुप्रयोग है, हमसे एक पूछा था तो यहाँ पे हमने 3 लिख रखा है पहले से। पहला है कि दुर्बल विद्युत अपघट्ट की अनंत तनुता पर मोलर चालकता ज्ञात करने में, या दूसरा यहाँ पे कि वियोजन की मात्रा भी ज्ञात करने में, और तीसरा है कि किसी दुर्बल विद्युत अपघट्ट के वियोजन का स्थिरांक भी ज्ञात करने में हम इसका अनुप्रयोग मतलब अनुप्रयोग इसका हो सकता है एप्लीकेशन। नेक्स्ट सवाल है, अगला सवाल हमसे पूछा हुआ कि H2SO4 के कोई 2 निर्जलीकारक गुण लिखना है। तो H2SO4 हम जानते हैं कि एक प्रबल अम्ल होता है। तो निर्जलीकारक गुण का मतलब होता है जिसमें से वो जल के मॉलिक्यूल को बाहर कर दे। तो लिख सकते हैं कि जैसे सुक्रोज का हम लोग निर्जलीकरण करा दें तो C12H22O11, अगर ये H2SO4 के प्रेजेंस में इसका निर्जलीकरण होता है तो 12 कार्बन, ये कार्बन ब्लैक के रूप में ये ठोस पदार्थ बन जाता है, और प्लस इसके H2O के मॉलिक्यूल ये बाहर निकल जाते हैं। और दूसरा लिख सकते हैं कि
एल्कोहल का भी निर्जलीकरण करा सकते हैं। जैसे हमारे पास अगर एथिल एल्कोहल है CH3 CH2 OH है, अगर इनके प्रेजेंस में इसका निर्जलीकरण कराया जाए तो यहाँ से H2O के मालिक्यूल बाहर निकल जाते हैं और हमारे पास एल्कीन बन जाता है, और इस एल्कीन का नाम है एथीन। मतलब यहाँ से एक H का मालिक्यूल और यहाँ से OH का मालिक्यूल, H और OH मिलके बना लेते हैं H2O, और ये यहाँ से इसके थ्रू डबल बॉन्ड बन जाता है। एक H यहाँ से निकलता है, बेसिकली यहाँ से एक H, यहाँ पे CH2 आ जाएगा। तो इसे हम ऐसे भी लिख सकते थे, CH2 यहाँ पे CH2 यहाँ पे OH, यहाँ से OH और यहाँ से H, इनके बीच डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन हो जाती है, जिसकी वजह से यहाँ पे एल्कीन का निर्माण हो जाता है। अगला सवाल है हमारे पास कि कीटोन फेलिंग विलयन तथा टॉलिन अभिकर्मक को अपचयित नहीं करते हैं। तो टॉलिन अभिकर्मक होता है Ag2O और फेलिंग विलयन होता है क्यूप्रिक ऑक्साइड CuO, जबकि नहीं करता, जबकि फ्रुक्टोज कीटोन समूह होते हुए भी कर देता है। तो जो फ्रुक्टोज होता है जिसका फार्मूला होता है C6H12O6, जबकि इसका जो स्ट्रक्चर होता है यहाँ पे, तो स्ट्रक्चर होता है CH2OH और यहाँ पे C डबल बॉन्ड O होता है, इसमें ग्लूकोज। मतलब फ्रुक्टोज में भी कीटोन पाया जाता है। अगर ऐसे नॉर्मली कीटोन को देखें तो वो टॉलिन अभिकर्मक और फेलिंग विलयन को अपचयित नहीं कर पाता है। लेकिन बस यहाँ पे एक रीजन लिख सकते हैं कि क्षार की उपस्थिति में, बस इसके लिए एक लाइन हमें बताना है, कारण पूछा हुआ है। तो लिखेंगे कि क्षार की उपस्थिति में जो फ्रुक्टोज का ग्लूकोज में पुनर्विन्यास हो जाता है। तो फ्रुक्टोज का ग्लूकोज में पुनर्विन्यास हो जाएगा तो हमको पता है कि ग्लूकोज में एल्डिहाइड समूह पाया जाता है, और एल्डिहाइड समूह फेलिंग विलयन और टॉलिन अभिकर्मक को अपचयित कर देता है। और एल्डिहाइड खुद, अगर इसको हम ऐसे देखें तो इसे लिख सकते हैं हम ऐसे कुछ कि यहाँ पे ये जो CHO है ये टॉलिन अभिकर्मक के साथ रिएक्ट करता है, तो ये तो COOH में कन्वर्ट हो जाता है और ये रजत दर्पण बन जाता है, ये 2Ag के रूप में। और यही CHO अगर फेलिंग विलयन के साथ कराते हैं तो ये फिर से COOH बन जाता है और ये क्यूप्रस ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है। तो बेसिकली बस ये कह सकते हैं कि बस क्षार की उपस्थिति में जो फ्रुक्टोज होता है वो ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है, और ग्लूकोज में कन्वर्ट होने की वजह से ग्लूकोज में CHO आ जाता है। इसलिए फ्रुक्टोज क्या करता है कि फेलिंग विलयन और टॉलिन अभिकर्मक को अपचयित कर देता है। अगला सवाल है हमारे पास कि वर्गीकरण करना है हमको। तो ये बहुत नॉर्मल क्वेश्चन है, ये क्लास 11th का क्वेश्चन है। तो करते हैं वर्गीकरण इनका कैसे होगा, क्या पूछा हुआ है। तो वर्गीकरण में हमसे 3 तरह के कंपाउंड पूछा हुआ है। पहला जो है वो आयनिक है कि आयनिक कौन सा है, और दूसरा जो है वो धात्विक पूछा हुआ है, और तीसरा जो है वो आणविक पूछा हुआ है। तो छांटना इसमें से बहुत आसान है कि हमसे पूछा कौन कौन सा है। तो आणविक हम जानते हैं कि जब समान प्रकार के अणु मिलते हैं ढेर सारे तो आणविक बनता है। तो P4 एक आणविक कंपाउंड है। अमोनियम फास्फेट, तो अमोनियम फास्फेट का फार्मूला होता है NH4 का थ्राइस आप PO4। इनको ब्रेक करेंगे तो आयनों में टूट जाएगा, इसका मतलब ये आयनिक कंपाउंड है। अगला है कि पीतल, पीतल एक धातु होता है। तो मतलब हालांकि वो मिश्र धातु होता है लेकिन हम लोग धातु में उसको लिखेंगे, तो वो भी एक धात्विक कंपाउंड है। अगला है कि आणविक P4O10, ये भी आणविक है। जब P ब्लॉक के एलिमेंट P ब्लॉक के साथ बनाते हैं तो अणु ही बनाते हैं। और दूसरा है कि Rb, रुबिडियम, रुबिडियम एक धातु है। I2 तो आयोडीन, अभी बताएं कि सब सेम प्रकार के परमाणु मिलते हैं तो अणु ही बनाते हैं। LiBr, जब S ब्लॉक के एलिमेंट P ब्लॉक के एलिमेंट के साथ कंबाइन करते हैं तो आयनिक यौगिक बनाते हैं। हो गया, बस यही हमको छांटना था। ये 2 इसमें है, 2 इसमें, 3 इसमें हो गया। यहाँ पे गिन लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 हो गए। अगला क्वेश्चन है चौथा का ग वाला कि संक्रमण धातुओं की परमाणु त्रिज्याएं किस प्रकार मतलब परिवर्तित होती हैं। तो लिख सकते हैं, थोड़ा सा ये टिपिकल क्वेश्चन है क्योंकि हमें क्लास 11th का चैप्टर नंबर 3 पता होना चाहिए, तत्वों का वर्गीकरण। वहां पे एक आता है शील्डिंग इफेक्ट, जिसको हम लोग कहते हैं हिंदी में आवरणी प्रभाव कहा जाता है। तो उसमें क्या होता है कि संक्रमण श्रेणी में जो परमाणु क्रमांक बढ़ने पर नाभिकीय आवेश बढ़ता है,
तो नाभिकीय आवेश बेसिकली क्या होता है कि आउटर मोस्ट सेल जो होता है और नाभिक के बीच के आकर्षण बल को ही हम लोग प्रभावी नाभिकीय आवेश कहते हैं। तो जिसके कारण आकार तो घट जाता है, क्योंकि ये बाहरी वाला इलेक्ट्रॉन को नाभिक जितना खींचेगा, हमको पता है कि परमाणु त्रिज्या उतनी छोटी होगी। अब परमाणु त्रिज्या छोटी होने का रीजन है क्योंकि इनके बीच आकर्षण बल बहुत पावरफुल है। अब पावरफुल होने की वजह से वो त्रिज्या को खींच के और छोटा करता है। बट यहाँ पे क्या होता है कि ये जो इसके बाहरी कोश में जितने भी डी वाले इलेक्ट्रॉन है, तो आवरणी प्रभाव क्या होता है जिसे हम शील्डिंग इफेक्ट कहते हैं। यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है, ये एक दूसरे का रिपल्सन करते हैं, एक दूसरे को रिपेल करते हैं। रिपेल का मतलब प्रतिकर्षण। तो जब प्रतिकर्षण करेंगे तो एक दूसरे से दूर होंगे। इसी तरह से इनके इसको एक और नाम से जानते हैं, परिरक्षण प्रभाव कहते हैं शील्डिंग इफेक्ट को। तो आउटर मोस्ट सेल वाले इलेक्ट्रॉन को जो उसके इनर वाला सेल वाला इलेक्ट्रॉन होता है प्रतिकर्षित करता है, जिससे त्रिज्या हमेशा घटती बढ़ती रहती है। वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पे डिपेंड करता है कि डी वाले में कितने इलेक्ट्रॉन है, जो बढ़े हुए नाभिकीय आवेश को संतुलित करता है, मतलब बैलेंस बनाए रखता है। अगला है चौथे का ग का दूसरा कि संक्रमण धातुओं के आयन प्राय अनुचुंबकीय होते हैं। इसका सबसे मेन रीजन है कि उसके आउटर मोस्ट सेल में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन ये पूछा है, प्राय सभी नहीं। मतलब जैसे हमारे पास हो गया कॉपर 2+, तो कॉपर 2+ का जब हम करेंगे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, तो सबसे पहले हमको कॉपर का पता होना चाहिए। तो कॉपर का होता है 4s1 3d10। और जब कॉपर 2+ का करेंगे तो 2 इलेक्ट्रॉन हमको निकालना पड़ेगा। तो पहले s से निकलेगा, फिर उसके बाद d से निकलेगा, तो बचेंगे 3d9। और जैसे 3d9 बचेगा तो हमको पता है कि d में 5 कक्षक होते हैं, d सब सेल में। यहाँ 5 बनाएंगे, ऐसे भरेंगे हुंड के नियम अनुसार 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये बच गया हमारे पास। और जहाँ पे अयुग्मित इलेक्ट्रॉन बच जाता है उसको हम लोग कहते हैं अनुचुंबकीय। अगला सवाल है कि संक्रमण तत्व विभिन्न ऑक्सीकरण अवस्थाएं प्रदर्शित करते हैं। तो इनको बताने से पहले इनको हमें समझाना पड़ेगा कि क्यों ऐसा होता है। जैसे सपोज दैट मान लीजिए हमारे पास एक परमाणु है Mn परमाणु, जिसे हम मैग्नीज कहते हैं। इसका परमाणु क्रमांक होता है 25। अगर हम इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करें तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 और 3d5। बस इसका मेन रीजन ये है कि जो आबंध बनाता है इसका डी कक्षक तो पार्टिसिपेट करता ही है, कभी कभी इसमें का यस कक्षक वाला भी इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट कर जाता है, जिसकी वजह से इसकी संयोजकता हमेशा परिवर्तित होती रहती है। इसीलिए इसको हम परिवर्ती संयोजकता। अब संयोजकता परिवर्ती होगी तो ऑक्सीकरण संख्या भी ऑब्वियस सी बात है कि परिवर्तित होगी। तो लिख सकते हैं कि 4s इलेक्ट्रॉन और 3d इलेक्ट्रॉन दोनों आबंध बनाने के लिए उपलब्ध होते हैं। जितनी जरूरत होगी, अगर 3d की जरूरत है तो ये हो जाएगा। तो इसीलिए इसकी ऑक्सीडेशन संख्या हमेशा परिवर्ती होती रहती है, क्योंकि दोनों इलेक्ट्रॉन हमेशा आबंध बनाने के लिए उपस्थित रहते हैं। अगला सवाल है, चौथा का घ हमारे पास है कि रासायनिक समीकरण देते हुए सिद्ध कीजिए कि ग्लूकोज अणु में 5 OH समूह, जिसे हम हाइड्रोक्सी समूह भी कहते हैं, होते हैं तथा एक CHO समूह होता है। ग्लूकोज से रजत दर्पण कैसे बनता है। तो हमें सिद्ध करना है ग्लूकोज में 5 हाइड्रोक्सी समूह होते हैं। तो इसके लिए हम 2 फार्मूला लगा सकते हैं। या तो आप CH3COCl के साथ रिएक्शन करा दीजिए, या एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ रिएक्शन करा दीजिए। CH3CO के बाद ट्वाइस यहाँ पे O हो जाएगा। दोनों रीजन से हम बता सकते हैं। बस रिएक्शन लिखने के बाद हम बस लिख देंगे कि यहाँ होते हैं, उतना पे नंबर मिल जाएगा। तो इसका फार्मूला होता है CHO, यहाँ पे CHOH, और इसके बाहर होता है, मतलब ये 4 बार होते हैं, यहाँ पे नीचे CH2OH। यहाँ पे इसकी रिएक्शन करा दें हम CH3COCl से। तो यहाँ पे क्या करता है ये कि ये Cl जो होता है यहाँ सबसे अच्छा लिविंग ग्रुप होता है, यहाँ से Cl निकल जाता है, और यहाँ 4H यहाँ से निकलते हैं, 1H यहाँ से, और ये मिलके पहले बना लेते हैं 5HCl। हम यहाँ पे बना देंगे 5। और ये जो पूरा का पूरा टर्म बचा ये वाला, ये जहां से H निकला था वहां ले जाके इसको अटैच करा देंगे। तो ऊपर CHO तो था,
नीचे यहाँ पे CHO और इसके स्थान पे हम जोड़ देंगे यहाँ पे CH3CO, ये और ये 4 बार है। और नीचे जो था CH2O और यहाँ पे भी हम जोड़ देंगे CH3CO। बस इसका नाम है ग्लूकोज पेंटा एसीटेट। इतना लिखने के बाद हम लिख देंगे कि हाँ 5 हाइड्रोक्सी, इससे यह सिद्ध होता है कि इसमें 5 हाइड्रोक्सी समूह होते हैं। अगला है, उसी में पूछा हुआ है कि इसमें एक CHO समूह भी होता है, तो CHO समूह के लिए हम रजत दर्पण का परीक्षण करा देंगे, तो उससे बोल देंगे कि हाँ होते हैं। तो इसमें फिर से फार्मूला लिखेंगे, CHO CHOH के बाहर यहाँ पे 4 और यहाँ पे CH2OH। इनका हम रजत दर्पण के साथ परीक्षण करा देंगे। हमको पता है कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, इनको ऑक्सीडाइज कर देगा, ये खुद अपचयित हो जाता है। तो CHO कन्वर्ट हो जाएगा COOH में, बाकी नीचे का एज इट इज रहेगा सेम का सेम। यहाँ पे CH2OH और यहाँ पे बन गया 2Ag, ये नीचे अवक्षेप के रूप में बढ़ जाता है, इसी को हम लोग कहते हैं रजत दर्पण। और इस कंपाउंड का नाम है ग्लूकोनिक एसिड या ग्लूकोनिक अम्ल कह सकते हैं। तो यहाँ से इसको लिखने के बाद ये लिख सकते हैं कि इससे यह सिद्ध होता है, रिएक्शन लिखने के बाद, कि ग्लूकोज में एक एल्डिहाइड समूह पाया जाता है। अगले सवाल की ओर चलते हैं। तो अगला सवाल हमारे पास है कि मोलर उन्नयन स्थिरांक और मोलल उन्नयन स्थिरांक में अंतर स्पष्ट करना है, और इन दो स्थिरांकों का प्रयोग करते हुए विलेय का आणविक द्रव्यमान ज्ञात करने के लिए दो अलग अलग सूत्र लिखना है। तो पहला वाला जो है वो के वाले के लिए है, दूसरा वाला जो है केबी वाले के लिए है। तो मोलर का परिभाषा देख लेते हैं, जिसे हम लोग आणविक के नाम से भी जानते हैं। तो किसी विलायक के 100 ग्राम में किसी अवाष्पशील वैद्युत अनवघट्ट के ग्राम अणु, मतलब 1 ग्राम अणु घोलने पर उसके क्वथनांक में उन्नयन मोलर या आणविक उन्नयन स्थिरांक कहलाता है। इसे के से प्रदर्शित करते हैं। तो डेल्टा टीबी बराबर होता है 100 इंटू के इंटू स्मॉल डब्ल्यू अपॉन कैपिटल एम इंटू कैपिटल डब्ल्यू, ये इसके लिए फार्मूला हुआ। अगर हम दूसरा देखें मोलल क्या होता है, तो किसी विलायक के 1000 ग्राम में किसी अवाष्पशील वैद्युत अनवघट्ट के 1 ग्राम अणु घोलने पर उसके क्वथनांक में उन्नयन मोलल उन्नयन स्थिरांक कहलाता है। इसे केबी से डिनोट करते हैं। इसका जो मात्रक होता है केल्विन किग्रा प्रति मोल होता है या पर मोल, इसका फार्मूला आता है। बस यहाँ पे जहां 100 था, बस इसमें केबी वाले में 1000 हो जाता है। अगला सवाल है हमारे पास 5वां का ग, जिसमें पूछा हुआ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से IUPAC। पहला क्वेश्चन है कि इसमें लिखा हुआ है CONH3 के बाहर 6 है, और इसके बाद कोऑर्डिनेशन स्फीयर और Cl3 है यहाँ पे। तो ये वाला रूल देखेंगे तो इसके ऊपर प्लस आएगा, दूसरे के ऊपर माइनस। जब कोऑर्डिनेशन स्फीयर के ऊपर प्लस आए तो नॉर्मल बनता है। इसमें इसके मेटल में लास्ट में 8 न जुड़कर, तो यहाँ पे 6 बार है ये, तो इसको लिखेंगे हेक्सा, इसका नाम है एमीन। फिर उसके बाद यहाँ कोबाल्ट। फिर यहाँ पे जब हम इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे, इसको हम x मान लेंगे, इसका तो 0 होता है और इसका -3, तो x -3 बराबर 0, तो x बराबर +3, तो यहाँ पे लिखेंगे थर्ड, और बाहर जो Cl है उसका नाम है क्लोराइड। तो ये बन जाएगा हेक्साइमिन कोबाल्ट थर्ड क्लोराइड। दूसरा वाला है K3, बड़े ब्रैकेट में यहाँ पे C2O4 को हम लोग ऑक्सीलेट करते हैं, उसको शॉर्टकट में OX भी कहा जाता है। तो ये यहाँ पे देखेंगे ये प्लस, ये वाला माइनस, तो इसका रूल अलग है। सबसे पहले इसका नाम लिखेंगे पोटेशियम, फिर उसके बाद यहाँ पे 3 बार ये है, तो इसको लिखेंगे ट्राई, कहीं कहीं ट्रिस भी लिखा जाता है, ट्राई ऑक्जेलेटो। और फिर उसके बाद क्रोमियम का क्रोमेट हो जाएगा यहाँ पे, जब स्फीयर के ऊपर माइनस आए तो क्रोमेट। यहाँ पे जो इसका ऑक्सीडेशन नंबर है यहाँ पे भी थर्ड ही आएगा, क्योंकि यहाँ पे पोटेशियम का आप देखेंगे तो यहाँ पे ये +3 है, क्रोमियम का x मान लेंगे, एक OX का -2 था, 3 का -6 बराबर 0, तो x -3 बराबर 0, तो x बराबर आ जाएगा +3। इतना तो आपको पता होना चाहिए।
अगला है न्यूट्रल कंपाउंड है, तो न्यूट्रल का भी नॉर्मल बनता है जो यहाँ पे पहला वाला बना था। तो इसका है PtNH3 के बाहर 2 और इसी में Cl2 है यहाँ पे। तो नाम लिखेंगे, सबसे पहले आएगा यहाँ पे डाई एमीन, क्योंकि इसमें 2 लिगेंड है तो अल्फाबेट से चलता है। फिर उसके बाद डाई क्लोराइडो होता है इसका। फिर उसके बाद है प्लेटिनम। अब यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे, इनका तो 0 हो जाएगा, इसका -2, उस पर जाएगा तो +2, यहाँ पे बस लिख देंगे +2। अगला हमारे पास है ये निकिल, ये भी न्यूट्रल कंपाउंड है। तो यहाँ पे NiCO के बाहर 4 लिखा हुआ है। हमको पता होना चाहिए कि CO का ऑक्सीडेशन नंबर 0 होता है, कार्बोनिल है। तो यहाँ पे लिखेंगे टेट्रा कार्बोनिल निकिल। यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर इसका 0 हो तो ब्रैकेट में हम 0 लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर चाहे जितना हो लिखना पड़ेगा। अगला सवाल है घ नंबर हमारे पास। अगला सवाल हमारे पास है कि एक एरोमेटिक कार्बनिक यौगिक A है, मतलब नाम नहीं बताया, हमको पहचानना है वो क्या है। जलीय अमोनिया के साथ उपचार करने पर, मतलब गर्म करने पर यौगिक B बनाता हुआ कोई यौगिक B। फिर उसके बाद पूछा है कि जो Br2 एवं KOH के साथ गर्म करने पर अणुसूत्र C6H7N वाला यौगिक C बनाता है, तो ABC की पहचान करना है, उसका नाम भी लिखना है और संरचना भी बनाना है। तो हमसे पूछा हुआ है कि मतलब ऐसा कौन सा कंपाउंड ए है जो अमोनिया के साथ गर्म करने पर बी बनाता है और उसके साथ। तो हमें इस क्वेश्चन को करने से पहले सभी नेमिंग रिएक्शन का एकदम गहन अध्ययन होना चाहिए, पता होना चाहिए क्या है। तो अगर हम ए के जगह पे हम ये कार्बोक्सिलिक एसिड रखें जिसमें कि बेंजोइक एसिड ले रहे हैं, तो अगर इनकी क्रिया हम कराएं अमोनिया के साथ NH3 के साथ, जलीय अमोनिया के, तो यहाँ पे सबसे पहले ये बनेगा बेंजेनामाइड। हालांकि बनता है अमोनियम बेंजोइट, लेकिन हीट करने के बाद ये बन जाएगा CuNH2 बेंजेनामाइड। इसका मतलब जो ए वाला कंपाउंड है वो तो बेंजोइक एसिड है, यहाँ से इसकी पहचान पता चल गई। अब आगे देखते हैं कैसे किया गया है। ये वाला है बेंजेनामाइड, ये बी वाला कंपाउंड है। आगे बोला है ना कि इन्हीं का रिएक्शन हम कराते हैं Br2 और KOH के साथ। तो हम लिख देते हैं कि हम जानते हैं कि एमाइड से एमीन में हमको कन्वर्ट करने के लिए यही यूज किया जाता है, और हमने ये पढ़ रखा है, अगर आप पढ़े हैं तो हाफमैन रिएक्शन में, हाफमैन ब्रोमीमाइड रिएक्शन में पढ़ रखा है। तो यहाँ से जब इसका रिएक्शन कराएंगे तो हमें पता है कि ये एनिलीन बना लेगा, मतलब एमीन बनाएगा, रिंग है, इसका नाम है एनिलीन। और एनिलीन जो होता है इसका अगर हम फार्मूला देखें ध्यान से तो इससे मैच कर जाएगा, क्योंकि 6 कार्बन है तो यहाँ पे लिख लेंगे 6 कार्बन और 7 हाइड्रोजन है, क्योंकि यहाँ पे 1 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, 3, 4 और 5 और 2 यहाँ पे, तो 7 CH7 हो गया और 1 N है। इसका मतलब बिल्कुल इस वाले कंपाउंड से ये मैच कर रहा है। तो हमें ए और बी सी बताना था उसका संरचना। तो याद रखिएगा, ए वाले में होगा बेंजोइक अम्ल, बी वाले में होगा बेंजेनामाइड। अब बेंजेनामाइड का रिएक्शन Br2 और KOH के साथ इसने बोला है कराने पर ये मिलता है, तो हमें एनिलीन मिलेगा जो कि एक एमीनी है। और यहाँ पे कौन सा रिएक्शन लगा है तो याद रखिएगा, यहाँ पे हाफमैन ब्रोमीमाइड रिएक्शन यूज किया गया है। अगला सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल बिल्कुल उसी के जैसा है कि एक कार्बनिक यौगिक दे रखा है A, जो कि CH3COOH के साथ रिएक्शन करके B और C बनाता है, जिनका जिंक चूड़ के साथ आसवन करने पर D बनता है, और D के ऑक्सीकरण से एक कंपाउंड बनता है C7H6O2 सूत्र वाला यौगिक E प्राप्त होता है। तो हमको इसमें ABCD पहचानना है। तो ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए हमको सारे नेमिंग रिएक्शन, सारे रिएक्शन का पता होना चाहिए किससे क्या बनता है। तो यहाँ पे CH3 CHCl3 क्लोरोफार्म और KOH है। तो ये वाला ध्यान से देखेंगे तो ये राइमर टीमन रिएक्शन दिख रहा है। यहाँ पे फिनॉल की क्रिया अगर हम करा दें CHCl3 और KOH के साथ, तो यहाँ पे एक कंपाउंड बनता था जिसे हम लोग कहते थे सैलिसैल्डिहाइड। या तो यहाँ पे CHO जुड़ेगा या तो CHO इसके पैरा पोजीशन पे जुड़ सकता है।
तो अगर CHO यहाँ पे जुड़ेगा तो मान लेते हैं ये वाला कंपाउंड ए हो गया, इसने बी और ये सी बनाया। तो अब हमको पता है कि यहाँ पे जो आर्थो पोजीशन पे इनके बीच इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनती है, तो हम इसी रिएक्शन को कंटिन्यू करते हैं। तो यहाँ पे जब आर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड, जिसे हम सैलिसैल्डिहाइड भी कहते हैं, तो हमको पता होना चाहिए कि जब फिनॉल की क्रिया जिंक चूड़ के साथ कराते हैं तो ये वाला OH गायब हो जाता है। ये पहले तो जिंक ऑक्साइड बना लेता है और ये बेंजल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाएगा, और ये बेंजल्डी यहाँ पे हाइड, चाहे जहाँ पे अब लगाएं CHO अब चल जाएगा काम। क्योंकि हमको इतना पता होना चाहिए कि जो फिनॉल होता है जिंक चूड़ के साथ क्रिया कराने पर वो बेंजीन में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये CHO हमारा जो था ये बच गया, OH यहाँ से गायब हो गया। अब आगे बोला हुआ है कि इनका डी बन गया, हमारे पास ये वाला जो कंपाउंड है ये डी हो गया, ये बेंजल्डिहाइड। हमने ए पता कर लिया, बी पता कर लिया, सी पता कर लिया और डी भी पता कर लिया। अब हमको ई प्राप्त करना है, तो डी का ऑक्सीडेशन करा दें। तो ऑक्सीडेशन करा देते हैं हम लोग K2Cr2O7 के साथ, पोटेशियम डाइक्रोमेट यहाँ पे। तो हमको पता है कि बेंजल्डिहाइड हो, बेसिकली एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन कराने पर कार्बोक्सिलिक अम्ल तैयार हो जाता है। तो यहाँ पे बन जाएगा ये बेंजोइक एसिड। तो सूत्र से मैच करा के देखते हैं कि सूत्र मैच करता है। तो यहाँ पे 6 कोना है, 6 कार्बन और 1 कार्बन ऊपर, तो C7 हो गया। और एक H यहाँ पे लगा हुआ है, 5 H इस रिंग पे होंगे तो H6 हो गया और 2 O2 है। इसका मतलब हमारा उत्तर एकदम सही है। तो A की जगह पे इसका उत्तर होगा फिनॉल, बी के जगह पे होगा आर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड और सी के जगह पे होगा पैरा हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड, और डी वाले के जगह पे होगा बेंजल्डिहाइड, और ई वाले के जगह पे होगा बेंजोइक एसिड, बेंजोइक अम्ल भी बोल सकते हैं। ये हमारा आंसर हुआ। अगला है कि विलियमसन ईथर संश्लेषण। तो विलियमसन ईथर संश्लेषण हमने पिछले भी रिएक्शन में करा रखा था। अगला है किण्वन और तीसरा है पायरोलिग्नियस अम्ल से मेथिल अल्कोहल। तो पायरोलिग्नियस अम्ल से मेथिल अल्कोहल हमने पिछले सेट में करा रखा, आप इसे देख लीजिएगा। किण्वन भी हमने सेट नंबर 1 में बता रखा है। विलियमसन संश्लेषण एक बार हम फिर से बता देते हैं कि क्या होता है विलियमसन संश्लेषण। तो बेसिकली इसमें ईथर का निर्माण होता है। विलियमसन संश्लेषण में होता क्या है कि हैलोएल्केन की क्रिया हम लोग धातु एल्कोक्साइड के साथ कराते हैं। बेसिकली सोडियम एल्कोक्साइड लेते हैं। यहाँ पे NaOR, यहाँ पे देखेंगे ध्यान से, ये सोडियम है, ये एल्किल का यहाँ से एल का शब्द आया है, OH का मतलब O का ऑक्साइड आया, तो इसका नाम बन गया सोडियम एल्कोक्साइड। बोला जाता है धातु एल्कोक्साइड, कोई भी धातु यूज कर सकते हैं। यहाँ से X और यहाँ से Na निकल जाता है, तो NaX तो बाहर चला गया, जो बचा उसको हम जोड़ देते हैं। यही हमारा ईथर है, यही विलियमसन संश्लेषण कहलाता है। अगला सवाल है कि किसी अभिकारक के लिए एक अभिक्रिया प्रथम कोटि की है। उसमें आगे लिखा हुआ कि अभिक्रिया का वेग किस प्रकार प्रभावित होगा यदि अभिकारक की सांद्रता दुगनी कर दी जाए। तो एक अभिक्रिया मान लेते हैं। तो हम जानते हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन R बराबर होता है K A के पावर N होता है किसी भी रिएक्शन के लिए। तो हमसे बोला है प्रथम कोटि का, तो N बराबर 1 रख लेंगे, तो R बराबर हो जाएगा K A के पावर कुछ नहीं, 1 का मतलब कुछ नहीं होता, इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 1। अब बोला है कि इसका सांद्रता दुगना करना है, तो सांद्रता दुगना करता है तो मान लेते हैं हम R डैश रेट हो गया K, और इस A के जगह हमने 2A रख लिया, इसको समीकरण नंबर 2 मान लेते हैं। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, 2 बाहर निकाल लेते हैं, यहाँ पे K और यहाँ पे A ही रखते हैं। अब ध्यान से देखेंगे ये वाला समीकरण नंबर 1 के जैसा दिख रहा है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं R डैश बराबर 2R। तो लिख सकते हैं कि सांद्रता दुगनी करने पर उसका रेट भी दुगना हो जाएगा। ये इसका बहुत छोटा सा सॉल्यूशन है। अगला क्वेश्चन हमारे पास है कि क्या होता है जब N ब्यूटिल क्लोराइड, मतलब N का मतलब होता है नॉर्मल, सामान्य, मतलब कहीं श्रृंखला ना हो, N ब्यूटिल क्लोराइड को एल्कोहलिक KOH के साथ अभिकृत किया जाता है। तो आइए देखते हैं इसका रिएक्शन कैसे बनेगा, क्योंकि अल्कोहलिक KOH जो होता है एज ए बेस वर्क करता है।
तो एन ब्यूटिल क्लोराइड का फार्मूला होगा CH3 CH2 CH2, फिर यहाँ पे CH2 और Cl, और यहाँ पे लिखेंगे एल्कोहलिक KOH। तो यहाँ पे ध्यान से देखेंगे, ये सेटजैफ रूल से होता है, मतलब विलोपन अभिक्रिया है। इस वाला ये ग्रुप मान लेंगे तो ये वाला पोजीशन अल्फा, ये वाला पोजीशन हो जाता है बीटा। ऐसे हम बीटा एलिमिनेशन भी कहते हैं। तो यहाँ से KOH जब ब्रेक होगा तो K प्लस और OH माइनस में, ये OH माइनस एज ए बेस वर्क करता है, तो इसको यहाँ पे एसिडिक हाइड्रोजन मिलता है। तो यहाँ से जब वो, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं CH3 CH2, यहाँ पे CH, और यहाँ पे एक H बना देते हैं अलग से, यहाँ पे CH2 और यहाँ पे Cl। ये वाला इनको अप्रोच करता है तो ये मतलब हाइड्रोजन को अपनी तरफ खींचता है, तो इलेक्ट्रॉन इधर की तरफ शिफ्ट हो जाते हैं, और जैसे इधर की तरफ शिफ्ट हो जाते हैं यहाँ पे Cl निकल जाता है। तो यहाँ पे K और Cl मिलके तो बना लेते हैं KCl, H और OH मिलके H2O बना लेते हैं। जो बचता है वो ये बचता है CH3 CH2, यहाँ पे CH डबल बॉन्ड CH2। ये हमारा फॉर्मेशन हो गया एल्कीन का, जिसका नाम है ब्यूटीन। ये इसका रिएक्शन हुआ। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला रिएक्शन है, अगला सवाल है कि शुष्क ईथर की उपस्थिति में ब्रोमोबेंजीन की क्रिया मैग्नीशियम धातु से होती है। तो ब्रोमोबेंजीन का फार्मूला था C6H5Br, जिसको स्ट्रक्चर के रूप में बना के लिख सकते थे। Mg क्रिया करा देंगे ड्राई ईथर के प्रेजेंस में शुष्क ईथर, तो हमको पता है कि यहाँ पे बन जाएगा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बनता है, और यहाँ पे जब इसका फार्मूला लिखेंगे C6H5MgBr, इसका नाम बन जाएगा फेनिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। अगला सवाल है कि एथिल क्लोराइड जली KOH के साथ, ये आसान है क्योंकि जली KOH है। एथिल क्लोराइड का फार्मूला था CH3 CH2 Cl, या डायरेक्ट हम लोग लिख सकते थे C2H5Cl, यहाँ से Cl, यहाँ से K बन जाएगा KCl, बाकी जो बचा उसको जोड़ दीजिए C2H5OH, अब बन गया हमारे पास ये एथेनॉल। अगला सवाल है कि शुष्क ईथर की उपस्थिति में मेथिल ब्रोमाइड की अभिक्रिया सोडियम से होती है। तो यहाँ पे नोटिस करने वाली चीजें याद रखिएगा, ये ऊर्ज अभिक्रिया है। भले आपको दिखा रहा है कि बस मेथिल ब्रोमाइड, तो हमें मेथिल ब्रोमाइड के 2 मॉलिक्यूल लेने होंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे CH3Br, बीच में 2Na, और इधर भी एक हमको लिखना पड़ेगा CH3Br, तो हम इसको उल्टा करके लिख लेते हैं। यहाँ से Br और यहाँ से Na मिलके बना लेगा 2NaBr, और यहाँ पे जो बचेगा CH3 बच जाएगा, और ध्यान से देखेंगे तो इसका नाम है एथेन। ये बन गया। अगला सवाल हमारे पास है कि एथिल ब्रोमाइड की अभिक्रिया केसियन से होती है। तो एथिल ब्रोमाइड की क्रिया कराते हैं केसियन से। तो एथिल ब्रोमाइड की क्रिया पूछ देता है कभी कभी, केसीएन की जगह AgCN भी देता है। तो एथिल ब्रोमाइड C2H5Br प्लस KCN। तो नॉर्मली हमको पता है कि KCN एक आयनिक कंपाउंड है, तो आयनिक कंपाउंड है तो डायरेक्टली ये C के साइड से जुड़ता है, तो C2H5Cn प्लस KBr निकल जाएगा। बाई चांस सपोज दैट मान लीजिए हमारे पास ये दे दिया C2H5Br है और AgCN है, तो याद रखिएगा AgCN जो है कि ये सहसंयोजक यौगिक है, और सहसंयोजक यौगिक है तो ये जब अटैच होता है तो ये N के साइड से अटैच होता है, तो यहाँ पे बनेगा C2H5NC प्लस AgBr। और यहाँ पे नोटिस करने वाली चीज है, यहाँ पे जब Cn से क्रिया कराएंगे तो बनेगा साइनाइड, और जब हम AgCN के साथ क्रिया कराएंगे तो यहाँ पे बनता है आइसोसाइनाइड। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसमें का। तो याद रखिएगा जब KCN से क्रिया होगी तो साइनाइड बनेगा, और AgCN के साथ क्रिया होगी तो आइसोसाइनाइड बनेगा। इसका रीजन है कि KCN एक आयनिक कंपाउंड है, AgCN एक सहसंयोजक कंपाउंड है। यहाँ से जब ब्रेक करेंगे तो यहाँ पे ये माइनस होगा, तो माइनस इस साइड से जुड़ेगा। जब इसको ब्रेक करेंगे तो यहाँ से ये ब्रेक नहीं हो पाता है, तो ये N के साइड से जुड़ता है क्योंकि N के पास होता है लोन पेयर। अगला सवाल हमारे पास है अथवा वाला करके कि क्लोरोबेंजीन को निम्न में कैसे परिवर्तित करेंगे। तो बेंजीन बनाना है क्लोरोबेंजीन से, फिनॉल भी बनाना है क्लोरोबेंजीन से, टालुइन भी बनाना है, एनिलीन भी बनाना है, और उसके बाद डाइफेनिल भी बनाना है। तो आइए एक एक करके देखते हैं इसका। तो सबसे पहला है कि क्लोरोबेंजीन है। तो क्लोरोबेंजीन
यहाँ पे रिंग के ऊपर Cl। अगर हम इनका हाइड्रोजनीकरण करा दें डायरेक्ट निकिल के प्रेजेंस में, तो यहाँ से Cl और यहाँ से H मिलके HCl बना लेगा और ऊपर जाके H जुड़ जाएगा, तो H ना भी लिखें तो चल जाएगा। तो बन गया हमारे पास ये बेंजीन। बहुत छोटा सा रिएक्शन है। दूसरा वाला फिनॉल है, तो इसमें 2-3 स्टेप में होता है। तो पहले इनकी क्रिया हम लोग कराएंगे NaOH के साथ। तो सबसे पहले ये बनेगा सोडियम फिनॉक्साइड, और इनका हम लोग कराएंगे एसिडिफिकेशन, तो तब जाके ये बनेगा फिनॉल। ये बन गया 2 स्टेप में। तीसरा वाला है कि टालुइन बनाना है तीसरे वाले में। तो टालुइन कैसे बनेगा, सबसे पहले यहाँ पे लिख लेंगे क्लोरोबेंजीन। तो क्लोरोबेंजीन की क्रिया अगर हम करा दें, यहाँ पे Cl है, अगर मेथिल कैडमियम क्लोराइड से करा दें तो यहाँ से CdCl और यहाँ से एक और Cl मिलके बना लेगा CdCl2, और ऊपर जाके CH3 जुड़ जाएगा। मेथिल बेंजीन को ही हम लोग टालुइन के नाम से जानते हैं। अगला सवाल है कि एनिलीन बनाना है। तो क्लोरोबेंजीन की क्रिया हम करा देते हैं अमोनिया के साथ और क्यूप्रस ऑक्साइड के साथ। तो बन जाएगा यहाँ पे एनिलीन बन जाएगा यहाँ पे, और इसके 2 मालिक्यूल यहाँ पे यूज होंगे क्योंकि यहाँ पे Cu2Cl2 भी बाहर रिलीज हो जाता है। तो ये बन गया हमारे पास एनिलीन। अगला है डाइफेनिल। डाइफेनिल बनाने से पहले हमको पता होना चाहिए कि फिटिक अभिक्रिया क्या होती है, क्योंकि फिटिक अभिक्रिया के थ्रू ही हम डाइफेनिल बना सकते हैं। जैसे उर्ज अभिक्रिया होती है, तो यहाँ पे जब 2 क्लोरोबेंजीन की क्रिया कराएंगे सोडियम धातु के साथ, तब जाके शुष्क ईथर की उपस्थिति में तब जाके डाइफेनिल प्राप्त होगा। तो क्लोरोबेंजीन के 2 मालिक्यूल लेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे लिख देंगे C6H5Cl प्लस 2Na। फिर यहाँ पे भी लिख देंगे Cl C6H5, यहाँ पे Cl और यहाँ से भी Cl है, 20 से Na निकल जाएगा 2NaCl। याद रखिएगा ये फिटिक अभिक्रिया है। एक आता है ऊर्ज अभिक्रिया, एक ऊर्ज फिटिक। ये फिटिक वाला जब हेलोएरिन के साथ रिएक्ट करता है, और जब उसमें क्या होता है, हेलोएल्केन के साथ करेगा तो ऊर्ज अभिक्रिया, और एक हेलोएरिन और एक हेलोएल्केन करेगा तो ऊर्ज फिटिक अभिक्रिया। तो यहाँ पे C6H5 और यहाँ भी C6H5 हो जाएगा। ये बन गया, इसका नाम है डाइफेनिल। अगला सवाल है कि एक कार्बनिक यौगिक में 69.67% जो है कार्बन है, 11.63% हाइड्रोजन तथा शेष ऑक्सीजन उपस्थित है। यौगिक का आणविक द्रव्यमान दे रखा है, और यह यौगिक टॉलिन अभिकर्मक को अपचयित नहीं करता है, परंतु सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ योगज अभिक्रिया मतलब योगात्मक यौगिक देता है, तथा आइडोफार्म परीक्षण भी देता है। प्रबल ऑक्सीकरण पर यह एथेनोइक अम्ल तथा प्रोपेनोइक अम्ल देता है। तो यौगिक की संरचना बताना है। तो इस क्वेश्चन को लगाने से पहले आपको अणु सूत्र और मूलानुपाती सूत्र पता होना चाहिए। तो हम उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते थे, क्योंकि ये 11th का चैप्टर नंबर 1 है। इसे सपोज दैट मान लीजिए हमारे पास एक ग्लूकोज का फार्मूला C6H12O6, ये अणु सूत्र है ग्लूकोज का। अगर हम इसको अगर हम सिंपल रूप में लिखें, अगर हम 6 से भाग कर दें सब में, तो यहाँ पे C बचेगा, यहाँ पे 2 बचेगा और यहाँ पे O बचेगा। ध्यान से देखें तो इसका जो सबसे सरलतम रूप है अणु सूत्र का, यही हमारा जो होता है मूलानुपाती सूत्र होता है। अब मूलानुपाती सूत्र में अगर हम फिर से 6 से मल्टीप्लाई कर दें तो फिर से हमारा अणु सूत्र प्राप्त हो जाएगा। तो सबसे पहले हम इसका मूलानुपाती सूत्र निकालेंगे। तो मूलानुपाती सूत्र निकालने से पहले सबसे पहले हम तीनों तत्व लिख लेंगे। यहाँ पे C है, यहाँ पे H है, वहां पे O है। C का अणु भार होता है, परमाणु भार होता है 12, इसका होता है 1, इसका होता है 16। देख लेते हैं कि दिया कितना है। इसका दिया 69.77%, तो इसको ग्राम मान लेते हैं सब। 11.63 ग्राम मान लेते हैं, और बाकी जो बचा अगर इसको देखेंगे तो ये लगभग
18.6 के करीब बचेगा। तो अगर हम इसका क्या करें कि अब यहाँ से हम इसमें भाग देते हैं, मोल निकालते हैं यहाँ से मोल। ये भार हो गया, ये अणु भार हो गया। तो जब यहाँ से मोल निकालेंगे तो 69.77/12, यहाँ पे 11.63/1, यहाँ पे 18.6/16। तो यहाँ पे जब इसका वैल्यू निकालेंगे तो इसका वैल्यू निकल के आएगा लगभग 5.81। कैलकुलेशन कर लीजिएगा, 11.63, और यहाँ पे लगभग निकल के आएगा 1.16। अब यहाँ से क्या करते हैं ना कि जो सबसे छोटी वैल्यू है उसी को उठाकर इन तीनों में भाग दे देंगे। तो सबसे छोटी वैल्यू तो 1.6 है, तो सिंपल रेशियो निकालने से पहले यहाँ पे हम लिख देते हैं सरलतम अनुपात। ये आपको याद करने के लिए या समझने के लिए आपको क्लास 11th के लिए बुक पढ़नी पड़ेगी। 5.81 में 1.16 का भागा दे दीजिए, 11.63 में 1.16 का भागा दे दीजिए, और 1.16 में 1.16 का भाग दीजिए। इसको काटेंगे तो लगभग ध्यान से देखेंगे 5 बार में कटेगा, ये वाला देखेंगे 10 बार में कटेगा, ये वाला 1 बार में। अब ध्यान से देखेंगे तो ये जो 5 है ये C 5 बार आया, और ये हाइड्रोजन जो है ये 10 बार आया, ऑक्सीजन जो है अब 1 बार आया। अब हमको ये नहीं डिसाइड ना कि ये किसका फार्मूला है, बस ये अणु सूत्र दे दिया है। अब आगे बोला हुआ है कि वो क्या करता है कि इसका आणविक द्रव्यमान 86 है। तो सबसे पहले ये मूलानुपाती सूत्र निकला है, तो हमको अणु सूत्र चाहिए। तो अगर हम इसका यन निकाल लें, जैसे हम वहां पे बताए थे कि इसके बगल में अगर हम यन से डिवाइड कर दें, मतलब मल्टीप्लाई कर दें, तो ये इसका अणु सूत्र पता चल जाएगा। तो मूलानुपाती सूत्र का अणु भार दे रखा था यहाँ पे 86। तो हम सबसे पहले वो मोल निकाल लेंगे कितना है इसका। तो 86 तो दिया हुआ है, अब इसका हम अणु भार निकाल लेंगे तो इसका 12×25 60 हो जाएगा। 60 और 16 होता है 60 और 16 76, 76 10 86, मतलब मिला जुला के एक ही है। इसका मतलब यहाँ पे अगर एक रख भी दें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यही इसका अणु सूत्र बन गया। मतलब जो है C5H10O यही इसका अणु सूत्र है, हमें कुछ ज्यादा खास करने की जरूरत नहीं है। अब ये बोला हुआ कि यह टॉलिन अभिकर्मक को अपचयित नहीं करता है। इसका मतलब हमको पता है कि या तो ये CHO या तो CO, इसमें से कोई हो सकता है। तो टॉलिन अभिकर्मक को अपचयित नहीं करता, इसका मतलब यह कीटोन होगा, क्योंकि CHO होता तो वो कर देता। अगला है कि यह सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ योगज अभिक्रिया देता है। तो सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ योगज अभिक्रिया देता है, तो हमको पता है कि योगज अभिक्रिया निकालने से पहले हमको एक चीज पता होना चाहिए कि ये कीटोन ही हो सकता है, क्योंकि अगर कोई कीटोन हो जैसे इस प्रकार का, तो योगज अभिक्रिया मतलब सोडियम बाई सल्फाइड। तो यहाँ पे क्या करता था कि C और इसके इधर पे SO3 Na जुड़ जाता था, और उधर के साइड OH, और बाकी इधर जो भी है लगा हुआ वो जुड़ जाएगा। अगला बोला हुआ है उसमें उसी में कि यह अपचयित मतलब परंतु सोडियम सल्फाइड के साथ रिएक्शन कर दिया, इसका मतलब वह अपचयित नहीं करता है, तो कीटोन है और कीटोन दे दिया। आगे बोला कि आयोडोफार्म परीक्षण देता है। तो याद रखिएगा आयोडोफार्म परीक्षण वही देता है जिसमें ये ग्रुप पाया जाता है। आयोडोफार्म परीक्षण पढ़ने के लिए आपको पता होना चाहिए कि हैलोफार्म क्या होता है, उसी से मिलता, उसी का ये फैमिली है। हैलोफार्म का ही आयोडोफार्म हो गया आपका, या क्लोरोफार्म हो गया। याद रखिएगा आयोडोफार्म या हैलोफार्म वही ग्रुप देते हैं जिसमें ये वाला समूह पाया जाता है। याद रखिएगा मेथिल कीटोन कहते हैं इसे। अगला उसमें पूछा हुआ है कि प्रबल ऑक्सीकरण पर यह एथेनोइक अम्ल और प्रोपेनोइक अम्ल देता है। तो ध्यान से देखेंगे यहाँ पे ना कार्बन की संख्या 5 है, तो कार्बन की संख्या 5 है तो प्रोपेनोइक अम्ल तो देगा, तो और एथेनोइक अम्ल भी देगा, तो इसका मतलब वो पेंटेनोन जैसा कुछ रहा होगा। अब कितना पेंटेनोन, तो अगर हम पॉसिबिलिटी बनाएं तो यहाँ पे 2 पॉसिबिलिटी बन सकती है। पहली पॉसिबिलिटी है कि वो जो C5H10 और O है इसके 2 अणु सूत्र बन, मतलब 2 संरचना सूत्र बन सकते हैं। पहला CH3CO
CH2 CH2 CH3, ये तो पहला हुआ। दूसरा ये भी तो बन सकता है क्योंकि हमें बोला नहीं कि वो क्या, CH3, यहाँ पे CO, और यहाँ पे भी अगर हम लगाना चाहें तो सॉरी, यहाँ पे CH उधर, यहाँ पे CH3 और यहाँ पे CH3, ये नहीं रहेगा, ये भी बन सकता है। अब उसने बोला है कि ऑक्सीकरण पे अगर इनका ऑक्सीडेशन कराएंगे तो यहाँ से एथेनोइक अम्ल और यहीं से CH3 CH2 और प्रोपेनोइक अम्ल बनेगा। इसका मतलब ये वाला ऑप्शन सही है क्योंकि इसी का ऑक्सीडेशन कराएंगे तो एथेनोइक अम्ल और प्रोपेनोइक अम्ल बनता है, क्योंकि हमने कार्बोक्सिलिक अम्ल में पहले भी पढ़ रखा होगा। तो यही वाला ऑप्शन सही, क्योंकि याद रखिएगा तो इसका नाम हो गया, ध्यान से देखेंगे, 1 2 3 4 और 5, इसका नाम है 2 पेंटेनोन। तो 2 पेंटेनोन का यहाँ से हमको एक नया चीज पता चल गया कि 2 पेंटेनोन का हम ऑक्सीडेशन कराएंगे तो दो तरह के एसिड हमको मिलेंगे, एक एथेनोइक अम्ल और दूसरा हो गया प्रोपेनोइक अम्ल। अब आगे इसमें बोला हुआ था कि क्या करना है आगे, तो प्रबल ऑक्सीकरण पर तो यौगिक का संरचना बनाना, तो हमको पता चल गया कि यही है यौगिक की संरचना, जिसको हम लोग कहते हैं 2 पेंटेनोन। ये इसका संरचना सूत्र है ये। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास है, अगला अभिक्रिया हमसे पूछा हुआ है कि क्लेजन अभिक्रिया क्या होता है। क्लेजन, तो क्लेजन अभिक्रिया की चाहे क्लेजन स्मिट अभिक्रिया कहिए, बात एक ही है। इसमें क्या होता है कि बेंजल्डिहाइड C6H5CHO, इसी के साथ रिएक्शन करा देते हैं हम लोग C6H5 के साथ ही, या उसके साथ CH3CHO के साथ करा देते हैं तो CH3CHO। तो CH3CHO को हम ऐसे लिख सकते हैं HCHO। यहाँ से क्या होता है कि यहाँ से O और यहाँ से H2 मिलके H2O बना लेते हैं, और जो बच जाता है C6H5, यहाँ पे CH बीच में डबल बॉन्ड रहता है क्योंकि ऑक्सीजन डबल बॉन्ड से जुड़ा होता है, और यहाँ पे जुड़ जाएगा तो ये बन जाएगा HCHO, ऐसा कुछ बन जाएगा, क्योंकि यहाँ पे C भी तो रहेगा, यहाँ पे C बीच में रहेगा क्योंकि CH3 है यहाँ पे, तो यहाँ पे CH3 बन जाएगा CCHO। यहाँ पे फिर से लिख देते हैं C6H5CH डबल बॉन्ड CHCHO बन जाएगा। इसका नाम है सिनेमिक एसिड कहा जाता है इसको, या सॉरी सिनेमिक एल्डिहाइड, ये बन गया। यही हमारा होता है क्लेजन स्मिट अभिक्रिया, या क्लेजन अभिक्रिया भी कहते हैं। बेंजल्डिहाइड की क्रिया एसिटल्डिहाइड के साथ कराते हैं तो सिनेमिक एल्डिहाइड बनता है। अगला सवाल हमसे पूछा हुआ था कि काइनीजारो अभिक्रिया क्या होता है। तो काइनीजारो अभिक्रिया हम पीछे भी पढ़ रखे हैं कि वह एल्डिहाइड, मतलब वही एल्डिहाइड ये रिएक्शन देता है जिसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं पाए जाते हैं, और ये एल्डिहाइड कहते हैं HCHO होगा या C6H5CHO होगा, यही दोनों काइनीजारो देते हैं। काइनीजारो में बेसिकली होता क्या कि HCHO के दो मॉलिक्यूल लेते हैं, NaOH की उपस्थिति में इनका रिएक्शन होता है, डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन होता है, मतलब एक कंपाउंड का ऑक्सीडेशन दूसरे कंपाउंड का रिडक्शन। इस कंपाउंड का ऑक्सीडेशन सॉल्ट में हो जाता है क्योंकि हमारे पास Na तो सोडियम सॉल्ट में। तो सपोज दैट अगर मान लीजिए इसका ऑक्सीडेशन हुआ तो बनेगा HCOOH, इनका रिडक्शन हुआ तो बनेगा CH3OH। लेकिन HCOOH इसका सॉल्ट बन जाता है, तो सॉल्ट बनाने के लिए हम हाइड्रोजन हटा के उसमें धातु जोड़ देंगे तो बन गया सोडियम फॉर्मेट, यहाँ पे बन गया मेथिल अल्कोहल। अगर यहीं पे अगर ये आ जाता कि अगर बेंजल्डिहाइड लिया जाता C6H5CHO तो प्लस C6H5CHO, इनका रिएक्शन करा दे हम NaOH के साथ, तो इसका ऑक्सीडेशन दूसरे वाले का रिडक्शन, तो इसका ऑक्सीडेशन होगा तो C6H5COOH के जगह पे हम Na लगा देंगे तो बन जाएगा सोडियम बेंजोएट, और दूसरा वाला बन जाएगा C6H5CHO कन्वर्ट हो जाएगा CH2OH में, इसका नाम है बेंजील अल्कोहल, इसका नाम है।
तो एक का ऑक्सीडेशन दूसरे का रिडक्शन, तो ऑक्सीडेशन होगा तो एसिड बनाएगा, वही एसिड सॉल्ट में कन्वर्ट हो जाता है। तीसरा अभिक्रिया है रोजेनमुंड अभिक्रिया। तो रोजेनमुंड अभिक्रिया होता है कि एसिड क्लोराइड होता है RCOCl, इनकी क्रिया हम लोग कराते हैं H2 के साथ PD, अब इसी के साथ BaSO4 लगा होता है, यहाँ से Cl, क्योंकि हमको पता है कि Cl सबसे अच्छा लिविंग ग्रुप होता है, तो यहाँ से बन गया RCHO और यहाँ से बन गया HCl, और इसको हम लोग कहते हैं एल्डिहाइड बन जाता है, याद रखिएगा। तो एसिड क्लोराइड की क्रिया अगर हाइड्रोजन से साथ कराते हैं पैलेडियम और BaSO4 की उपस्थिति में, तो यहाँ से Cl निकल जाता है और यहाँ से एक H लेके HCl बना लेता है और यहाँ पे एक H आके एक्स्ट्रा अटैच जाता है, ये बन गया एल्डिहाइड। तो ये लास्ट क्वेश्चन था हमारे पास, ये क्वेश्चन सभी समाप्त हुए। आशा करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।